चलिए मान लीजिए कि मुझे म्यूज़िक के बारे में कोई नॉलेज नहीं है और मैं किसी बड़ा आर्टिस्ट से इन्फ्लुएंस होकर मैं चाहता हूँ कि मैं भी म्यूज़िक सीखूँ। तो इसका सही रास्ता क्या होगा? तो मैं खाने का किसी से कोई फीस नहीं लेता यहाँ, ठीक है। घराना क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं सब? नमस्कार सब गोटा के, हम छी विवेक कुमार और आए हमारे साथ बैठल छथि गुरुदेव हरिओम शरण ठाकुर सर, जे कि मिथिला में क्लासिकल म्यूजिक के एक बहुत महत्वपूर्ण टीचर छथि। और आइ हम हिनका संगे बात करबै एहि मुद्दा पर कि म्यूजिक में की स्कोप छै, म्यूजिक से अहाँ केना जुड़ि सकै छी और एहिमे केना केना आगाँ बढ़ि सकै छी। कैलाकि बहुते को के मालूम नहीं है कि एहिमे केना बढ़ू। तो सबसे पहले सवाल रहता हमारे सर से सर पहले सवाल हमारे यहाँ से ये है कि आप म्यूजिक क्षेत्र से कब से जुड़े हुए हैं और क्या आपके पिताश्री दादाजी यानी जो पूर्वज हैं वो भी म्यूजिक क्षेत्र से जुड़े हुए थे या नहीं? मैं बचपन से ही संगीत से जुड़ा रहा विवेक जी, ठीक है। और बचपन में यानी मैं 6 साल का रहा होऊंगा, तभी से संगीत की शिक्षा दीक्षा दी गई। संगीत मुझे विरासत में मिली हुई है। मेरे पिताजी बहुत प्रसिद्ध गायक थे, सूर्यनारायण ठाकुर। मेरे पिताजी का नाम था स्वर्गीय सूर्यनारायण ठाकुर। उन्हीं से हमारी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा शुरू हुई। पिताजी का सानिध्य बहुत दिनों तक मुझे प्राप्त नहीं हो पाया और मेरे पिताजी के शिष्य श्री राम फेरन राय और मेरे गुरु भाई भी हुए, उनसे मेरी शिक्षा दीक्षा की शुरुआत हुई। कई जगहों पर जाने का लगा, मुझे अन्य गुरुओं से भी सहायता लेनी चाहिए, तो बहुत सारे गुरुओं से मैंने सहायता लिया, सीखता रहा। इवन कि मैं तो अपने छात्रों से भी सीख पाता हूँ। जो लोग हमारे यहाँ सीखने पढ़ने आते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें लगती हैं तो मैं उनसे भी कह देता हूँ कि हाँ ये कहाँ से लिया, थोड़ा सा बताओ दिखाओ। बहुत सारे बच्चे, जीवन ही है, सीखने पढ़ने का नाम ही ज़िंदगी है। और संगीत में तो खास करके सब दिनों तक लगा ही रहना पड़ता है, इसको करना पड़ता है। तो और दूसरा सवाल ये है कि आपने संगीत में मतलब तो आपने सीखा अपने जो पेरेंट्स से या फिर जो भी आपको गाइड किए उनसे, तो आपने उपाधि डिग्री मतलब कौन सा लिया और किस ईस्वी में लिया, कुछ याद है? मैं 2000 ईस्वी में मैं प्रभाकर किया संगीत से, त्याग संगीत समिति इलाहाबाद गायन से। फिर इसके बाद मैंने फिर तबला से भी ली। फिर इसके बाद हम वहीं से क्या कहते हैं, संगीत समिति इलाहाबाद से ही फिर हमने प्रवीण किया संगीत में, जो एमए की उपाधि है। और फिर कालांतर में आकर के फिर हमने वहाँ से चंडीगढ़ से भी भास्कर की डिग्री हासिल की संगीत में, जो वह भी पीजी लेवल की डिग्री है। दोनों यानी गायन से और वादन से, दोनों से हमारी डिग्री है। हाँ, तो गायन से प्राचीन कला केंद्र त्याग संगीत समिति इलाहाबाद से पीजी का, प्रवीण का, और भास्कर तबला से हमने किया। तो आपके फ़िलहाल घर में जो भी अपने आपके कितने भाई बहन हैं, उसमें आपके अलावा कितने लोग हैं जो इन चीज़ों से जुड़ी हुई है फ़िलहाल? मैं अकेला हूँ और बहनें हमारी 3 बहनें, वो लोग भी गाती हैं, अच्छा गाती हैं। लेकिन ये प्रोफेशन में उन्होंने नहीं लिया संगीत को, वो लोग हाउसवाइफ हैं और लेकिन बड़ा सुरीली हैं वो लोग। चलिए मान लीजिए कि मुझे म्यूज़िक के बारे में कोई नॉलेज नहीं है और मैं किसी बड़ा आर्टिस्ट से इन्फ्लुएंस होकर मैं चाहता हूँ कि मैं भी म्यूज़िक सीखूँ। तो इसका सही रास्ता क्या होगा ताकि मुझे कल जा कर के कोई अच्छा सिंगर भी बन पाऊँ, या फिर सिंगर ना बन पाऊँ तो कहीं ऐसे जगह पर सेटल ज़रूर हो जाऊँ कि मुझे फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो। इसका एक विस्तार रूप से आराम से बताइए। विवेक, अगर आप किसी को देख करके आप ये हुए हैं कि नहीं मुझे भी सीखना चाहिए और आपको मोटिवेशन मिला कि नहीं हम क्या कर सकते हैं, तो आप एक अच्छे गुरु के सानिध्य में सबसे पहले शास्त्रीय संगीत की जो शुरुआती शिक्षा है वह आप एक अच्छे गुरु के सानिध्य में आप लीजिए। और वो जो आपके पीछे समय दें,
आपकी निरंतर प्रैक्टिस करवाएं, ऐसे गुरु के सानिध्य में आपको जाना चाहिए। और इसमें वक्त लगता है, समय लगता है विवेक, इसमें लंबा समय जाएगा, ये पहले मन बना लीजिए आप। हाँ, और चूँकि आजकल का जो समय है ना, वो बच्चे आते ही रहते हैं मेरे पास, बहुत सारे बच्चे आते हैं सीखने पढ़ने, बहुत सारे लड़के लड़कियां आती हैं। तो उन लोगों की यह रहती है कि नहीं, हम ये हुआ अभी तुरंत हो जाए, हमको ये सारी चीज़ें हमको तुरंत मिल जाएं, ऐसे हो जाए, ऐसा नहीं है। निरंतर अभ्यास, सतत अभ्यास के बाद गुरु कृपा, फिर ईश्वर की कृपा, तब जाकर के संगीत हो पाता है। आपको लगता है कि क्या सच में ऐसा है मधुबनी में, खास करके मधुबनी में, कि कोई संगीत सिखाएं, मतलब अगर है तो बता दीजिए। बहुत सारे लोग हैं जो सिखाते पढ़ाते हैं, बहुत लोग हैं। मैं सबकी अपनी अपनी शैली है ना। चूँकि संगीत के जो गायकी की जो बातें हैं, तो वो ख्याल अंग के गायक हैं, कोई ध्रुपद अंग के गायक हैं, है ना। तो बहुत सारे लोग हैं जो सिखाते बताते हैं, सबका अपना अपना तरीका है। हाँ, मैं ये नहीं कह सकता कि वो बच्चे बच्चे स्वयं जज कर लेते हैं कि कौन कैसा सिखाते हैं, कौन कैसा बताते हैं, हैं, और लोग करवाते हैं। मेरे यहाँ भी बहुत सारे बच्चे आते हैं जो सीखते पढ़ते हैं। क्या आपको लगता है कि जैसे कि कोई एक डिमोटिवेट हो चुका बहुत ज़्यादा, क्योंकि म्यूजिक में बहुत ज़्यादा समय देना पड़ता है, तो उसको ऐसा कभी कभी अनुभव होता है कि नहीं मेरे बस का नहीं है, क्योंकि मेरे पास भगवान का दिया हुआ सुरीली आवाज़ नहीं है, प्रैक्टिस करने के बावजूद उसको आवाज़ नहीं मिल पा रही है, तो उसके लिए क्या आप उसको सलाह देना चाहेंगे? नहीं, अगर प्रैक्टिस करेगा तो आवाज़ सुर में आएगा, ये तो तय है, ये तय है, इसमें कहीं कोई इफ़ और बट नहीं है। हाँ, एक निर्देश, गुरु कृपा मिलता रहे उसको तो आएगा सुर में। अगर प्रैक्टिस करता है तो आएगा ही, क्योंकि कर्म का क्षय नहीं होता, है ना। तो उसने प्रैक्टिस किया है तो वो आएगा, जरूर गा पाएगा वो, इसमें कहीं कोई कहने की बात नहीं है। मतलब स्टार्टिंग करना होगा उनको क्लासिकल म्यूजिक से ही। बिल्कुल, संगीत, शास्त्रीय संगीत सीखने के लिए शास्त्र पक्ष की जानकारी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। संगीत तो विभिन्न आयाम है संगीत के, लोक संगीत है, भाव संगीत है ना। लेकिन आप वेस्टर्न देखते हैं, है ना, पॉप देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ, आप संगीत में ही गीत के विभिन्न प्रकार हैं, है ना। अब गज़ल गायकी है, ठुमरी गायकी है, जो सेमी क्लासिकल अंग में आता है ना। उपशास्त्रीय संगीत के रूप में जाना जाता है ये चीज़ें, है ना। लेकिन सबकी, यानी यूँ कहा जाए तो बड़े बड़े गुरुजन यह मान चुके हैं, और मैं भी मानता हूँ कि सारे वर्ल्ड की जो म्यूजिक है, जितनी सारी पूरे वर्ल्ड की अगर आप बात कर लीजिए, तो उसमें सारा का सारा श्रेय निश्चित पूरे वर्ल्ड के म्यूजिक में 70-80% कंट्रीब्यूशन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का है। और ये जो क्लासिकल म्यूजिक होता है, इसमें वक्त तो चाहिए ही चाहिए, और लेकिन इसमें अगर कोई भटक गया हो, मतलब बीच रास्ते में ही छोड़ दिया उसको, ठीक है सर, और वो जो गांव घर के लोग जो करते हैं कि मतलब नाच गाना में चले गए, रात्रि के उसमें चले गए, मतलब उसका आवाज़ तो सुरीला बन गया, बट वो आगे प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, मतलब पूरा नॉलेज नहीं ले रहे हैं क्लासिकल म्यूजिक का, मतलब भटक चुके हैं, तो उसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? क्लासिकल म्यूजिक ही सीखना चाहिए, है ना। नियम तो ये कहता है कि आप अगर स्टेज करेंगे तो बिल्कुल आदेश गुरु की होनी चाहिए, है ना। क्योंकि वो समझ पाते हैं कि एक ये उन्होंने एक पौधा लगाया, वो पौधा बड़ा हुआ, फूल लिया, फिर वह फल पकड़ा, है ना। अभी वह कच्चा है या अध पका है या पका है ना। ये सारा निर्णय तो गुरु ही करते हैं, वो उसके स्ट्रेंथ को जानते रहते हैं, है ना। तो निश्चित रूप से गुरु के आज्ञा से ही स्टेज करना चाहिए। अगर मान लीजिए वह कर रहा है या फ्रस्ट्रेशन में उसने छोड़ दिया है, तो वह ज़रूर पश्चाताप करेगा, है ना। उसे यह अनुभव बार बार होता रहेगा कि नहीं, मुझे इतना मेहनत करना था, मैंने नहीं किया, और मैंने शॉर्टकट लिया, है ना, और इसलिए मैं सफल नहीं हो पा रहा हूँ। फिर से उसको लौटना ही चाहिए, लौटना ही पड़ेगा अगर कुछ बढ़िया करना चाहता है तो।
स्टार्टिंग में तो जब कोई म्यूजिक की फील्ड में आएगा उसको पता चल ही जाएगा कैसे चलती है और कौन कौन से उसको नॉलेज हो ही जाएगा। तो स्टार्टिंग के लिए उसको कौन सा कोर्स करना चाहिए जो कि आपके पास अवेलेबल हो, जो आसानी से सीखा जा सकता है फिलहाल के लिए? गायन के लिए तो निश्चित रूप से शुरुआती दौर में तो सबसे पहले आवाज़ को सुर में लाने के लिए अलंकार की प्रैक्टिस करवाई ही जाती है और वह निरंतर अलंकार की प्रैक्टिस होती है। फिर उसे लय समझा दिया जाता है, फिर इसके बाद उसे बंदिशें दी जाती हैं। छोटे छोटे जो गीत होते हैं राग से रिलेटेड वह बंदिश कहलाता है और बच्चे सीखते हैं, गाते बजाते हैं। कोई बच्चा जैसे कि गवर्नमेंट जॉब चाहता है सर, फिलहाल के समय में तो अभी तो बिहार में तो बहुत सारी दिक्कतें हैं, गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। तो उस हिसाब से म्यूजिक टीचर जो कोई अगर बनना चाहे, सिंगर के अलावा म्यूजिक टीचर में अगर कोई स्कोप देखता है तो उसके लिए क्या प्रोसेस है म्यूजिक टीचर बनने के लिए? सबसे पहले सिंगर के अलावा तो मत कहिए, चूँकि संगीत के 3 विधा हैं, गायन, वादन और नृत्य, है ना? और तीनों परस्पर हैं, तीनों का आपसी परस्पर संबंध है, कोई किसी से अलग नहीं है। तो अगर वह म्यूजिक शिक्षक, संगीत के शिक्षक बनेंगे कोई भी, तो गायन तो चाहिए ही चाहिए, वादन भी चाहिए, भाव की भी, नृत्य तो भाव है, भाव की भाव भंगिमा भी होनी चाहिए, है ना? तो इसमें आमतौर पर बिहार में भीड़ है ऐसी बात नहीं है। सरकार बहालियाँ ले रही है, गवर्नमेंट जो हर गवर्नमेंट लेती हैं, अभी बिहार में भी है, बिहार में भी चल रहा है ना? संगीत शिक्षक की बहाली चल रही है। और वैसे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय, रेलवे ये सब तो निश्चित रूप से लेती ही रही हैं। तो इसमें प्रारंभिक जो डिग्रियां हैं संगीत की, है ना, मैं जिक्र करूंगा संगीत समिति इलाहाबाद की। वहाँ 6 वर्ष का पाठ्यक्रम है ना, जिसे प्रभाकर की जो डिग्री है उसे बैचलर डिग्री कहा जाता है ना? तो उस आधार पर वह किसी हाई स्कूल के लिए वो एलिजिबल हो जाते हैं 9-10 तक के लिए शिक्षक बनने के लिए। मेरे पास प्रभाकर मैंने मान लीजिए कंप्लीट कर लिया, उसके बाद की क्या प्रक्रिया है? आप पीजी कीजिए, पीएचडी कीजिए, आप नेट क्वालिफाई कीजिए, म्यूजिक में आप लेक्चरर बनिए। ये सारी चीज़ें हैं, ये करना चाहिए लोगों को और निरंतर वो सीखता पढ़ता रहता है तो जिज्ञासा बनते जाती है और अच्छा कर पाता है स्टूडेंट। बहुत सारे नेट के भी स्टूडेंट आते हैं जो तैयारी में लगे हुए हैं, कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और यूनिवर्सिटी जो जैसे मिथिला यूनिवर्सिटी है या बिहार विश्वविद्यालय है ना, तो मगध है, ये सारे ये हर जगह म्यूजिक का, संगीत का पाठ्यक्रम है। आप वहाँ से भी कर सकते हैं, सीखिए, पढ़िए। और अभी फ़िलहाल में बिहार में म्यूजिक का क्या स्कोप है? अगर कोई करना चाहता है, कर भी रहा है बहुत कोई, तो सब कुछ छोड़ छाड़ दिया मान लीजिए सर। जैसे कि बहुत लोग करते हैं कि नीट की तैयारी करना चाहते हैं, नीट, जेईई, बट उसका मन उसमें नहीं लग रहा है, म्यूजिक में ही लग रहा है। तब उसको पूर्ण रूप से ध्यान देना ही चाहिए कि इसमें स्कोप है ही, मतलब ये करो ही। निश्चित रूप से मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर वो उसे संगीत में रुचि है ना? अब रुचि हो जाने से केवल हमको संगीत से रुचि है यानी वह किस विधा में रुचि है ना? तो उस विधा में वह कोशिश करे, एक अच्छे गुरु का सानिध्य ले और तैयारी करे, निश्चित रूप से होगा, क्यों नहीं होगा। चलिए अब बात करते हैं आपके बारे में कि आप फिलहाल में कितने बच्चों को पढ़ा चुके हैं, सिखा चुके हैं, और साथ में अभी आप क्या क्या चीज़ें कोर्स अवेलेबल करवाते हैं और उसका कोर्स क्या पड़ता है, प्राइस क्या पड़ता है, वो बता दीजिए। विवेक, मेरे यहाँ बहुत बच्चे आते हैं, मैं बच्चों का नाम लेना शुरू करूँ तो दिक्कत है, फिर बहुत लंबी लिस्ट हो जाए। कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन वो लोग लड़कियां हैं, कुछ लड़के भी हैं, वो सारे आते जाते हैं, सीखते पढ़ते हैं। जो यहाँ से हमारे यहाँ प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद की इकाई चलती है, हाँ, महाविद्यालय है, ब्रांच है, चलती है। विधिवत लोग आते हैं, सीखते पढ़ते हैं, है ना? तो बहुत सारे ऐसे भी छात्र छात्राएं हैं जिन्होंने अपनी जो मेरे यहाँ प्रभाकर तक की डिग्री होती है यानी बैचलर तक की डिग्री होती है ना? तो वो लोग ले भी चुके हैं, फिर भी एक गुरुद्वारा मानते हैं और वो नियमित मेरे यहाँ संडे को क्लास होती है, रविवार को, और 7 बजे से 1 बजे तक कक्षा चलती है।
और लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, सब सीखते हैं। और मैं प्राइस की बात अगर करूं तो मैं सिखाने का किसी से कोई फीस नहीं लेता यहाँ, ठीक है। अब उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, मैं अभी इस बात का जिक्र नहीं करना चाहूँगा। हाँ, लेकिन मैं सिखाता भी उसे ही हूँ जो हमारे यहाँ से मतलब संगीत समिति इलाहाबाद से फॉर्म वगैरह भरता है, वही लोग मेरे यहाँ सीखते पढ़ते हैं। मैं पैसे कमाने के उद्देश्य से कि सर ये करवा दीजिए, हम करना चाहते हैं, सो वो मैं नहीं करता। मेरे यहाँ जो लोग फॉर्म वगैरह भरते हैं, नियमित विधिवत, चूँकि 6 वर्ष का पाठ्यक्रम है प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद का, तो विधिवत वो अगर आते हैं और मैं देखता हूँ कि हाँ ये मेहनत कर पाएगा, तो मैं उसे ही सिखाता हूँ। हाँ, तो फिर भी सर कॉलेज का कोई चार्ज होगा ना, पर सेमेस्टर या फिर पर ईयर जो भी होगा? वो फॉर्म फी जो कुछ डिसाइड रहता है, एग्ज़ाम फीस वगैरह? एग्ज़ाम फीस तो डिसाइड रहता है, उसी के मुताबिक ये बातें बच्चों को पता होती है, वो कोई ऐसी बात नहीं है। मतलब अगर कोई मधुबनी से अगर ये देख रहा होगा तो यहाँ पे अगर आ सकता है, जैसे कि सर का घर है नाजीपुर से थोड़ा सा हट के ही है। वह सर लोकेशन बता दीजिए एग्जैक्ट, मुझे नहीं पता यहाँ का लोकेशन। ये नाजिरपुर मधुबनी से 7 किलोमीटर की दूरी पर, 6 किलोमीटर की दूरी पर है। हाँ, और लैंडमार्क अगर देखा जाए तो पेट्रोल पंप है, नियर पेट्रोल पंप, और लोग मुझे जानते हैं, नाजिरपुर के बच्चे लोग जानते हैं, यानी कोई जिक्र करे कहीं से भी, कोई अगर आना चाहेंगे तो आएंगे, सीखेंगे, पढ़ेंगे। म्यूजिक के छात्रों के लिए आप एक अंतिम सलाह दे दीजिए ताकि वो लगे रहें, मतलब और एक अच्छा गुरु चुन पाएँ। देखिए, बच्चे ही डिसाइड कर लेते हैं, है ना, वो तो कि हम किनसे सीख रहे हैं, है ना। वो बहुत अच्छे गुरु हैं, मैं तो कुछ नहीं हूँ, मुझे तो कुछ नहीं आता, मैं यही जानता हूँ। लेकिन बच्चे डिसाइड कर लेते हैं कि हमें यहाँ आना है। हमारे यहाँ जो कक्षाएं लगती हैं, संगीत की क्लास चलती है, उसमें हर स्ट्रीम के बच्चे हैं, है ना। गायन के भी हैं, तबला के भी हैं, कुछ गिटार के भी आते हैं बच्चे लोग, है ना। तो वो लोग समझ पाते हैं कि यहाँ क्या मिल रहा है, हमें क्या बताया जा रहा है, रागदारी चीज़ों को कैसे समझाया जा रहा है, बच्चे इसमें डिसाइड कर लेते हैं और आते हैं। और मुझे लगता है कि जो यहाँ आते हैं वो आते ही रहते हैं, वो ऐसा नहीं है कि। और विधिवत एक अनुशासित क्लास रहती है। हाँ, बच्चे सब एक दूसरे का सुनते हैं, देखते हैं, सीखते हैं, जानते हैं, क्योंकि सेशन 6 घंटे का सेशन होता है ना। और सब एक दूसरे का सुनते समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और भी कुछ मेरे सवाल है, जैसे कि एक सवाल ये था मेरा इसमें से, घराना क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं सब? संगीत के बहुत सारे घराने हैं। संगीत में घराना का मतलब हुआ एक वंशावली, एक परंपरा, है ना, वही घराना कहलाया। जो जैसे कि ग्वालियर घराना है ना, तो ग्वालियर घराने की जो नींव रखी गई और उससे सीखने वाले जो कोई छात्र रहे, जो जीवन में आगे बढ़ करके बहुत अधिक नाम कमाया, है ना, लोगों जन तक संगीत की रुचि जगाई, संगीत को पहुंचाया। इस प्रकार के बहुत सारे घराना हैं। ग्वालियर घराना है, जयपुर घराना है, पटियाला घराना है, दिल्ली घराना है, इत्यादि बहुत सारे घराना हैं। अभी मधुबनी घराना है, दरभंगा घराना है, अमता घराना जिसको आप कहते हैं, ध्रुपद की बहुत बड़ी घराना है ना। म्यूजिक स्टार्टिंग में क्या ये मैटर करती है सर कि कोई अगर जैसे कि पेरेंट्स के लिए जिद करता है कि मुझे इतना बड़ा हारमोनियम चाहिए, या फिर उसके अलावा भी कोई ऐसी इक्विपमेंट है जिससे वो म्यूजिक सीख सकता है? नहीं है, हारमोनियम तो एक चूँकि टेम्पर्ड स्केल का सबसे बड़ा जो स्वरूप है वह हारमोनियम है ना। हारमोनियम टेम्पर्ड स्केल का विवेक एक बहुत बड़ा उदाहरण है, मतलब सबसे सुलभ यंत्र है टेम्पर्ड स्केल में। हारमोनियम को ही टेम्पर्ड स्केल का साज माना गया है। तो हारमोनियम प्रारंभिक दौर में एक सुर में प्योर ट्यून किया हुआ हारमोनियम को, है ना, तो वह सीखने के लिए श्रेयकर है। कोई आवश्यकता नहीं है कि आप बहुत बड़ा हारमोनियम खरीदें, बहुत 20,000 50,000 का हारमोनियम खरीदें, ऐसी कोई बात नहीं है। सुर में स्केल का अगर हारमोनियम होगा, है ना, तो बच्चे उससे
सीख सकते हैं, छोटा सा भी हारमोनियम रहे उससे शुरुआती दौर में सीखें, है ना। हारमोनियम भी तो एक वाद्य यंत्र है, सुशिर वाद्य है हारमोनियम, है ना। जैसे वाद्य का जो वर्गीकरण है तत् वितत् घन अवनद्ध सुशिर, है ना। जैसे लोहज वायुज, है ना, भी कहा जाता है। तो उसमें आपको वायुज में हारमोनियम जो है वह एक बहुत बेहतर वाद्य यंत्र है ना। और वह कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसको बहुत महंगा लीजिए, पहले तो आप उसे बजाना सीखिए, है ना। वैसे शास्त्रीय संगीत तो मुख्य तानपुरे की चीज़ है, तानपुरा पर गायन वादन होना चाहिए, है ना। लेकिन शुरुआती दौर में आवाज़ को इस मतलब सुर में लाने के लिए हम लोग हारमोनियम बच्चों को पकड़ाते हैं, फिर 1-2 साल वो जब वो बजाता है हारमोनियम पर तो फिर तानपुरा पर फिर उसकी प्रैक्टिस करवाते हैं, सुर की समझ हो जाती है ना। तो हारमोनियम लिया जा सकता है और सामान्यतया 6-7 हज़ार 8 हज़ार में हारमोनियम हो जाता है, कोई मुश्किल बात नहीं। सर म्यूज़िक उपाधि के बाद मैंने देखा होगा हमें बाहर में टंगा हुआ था बोर्ड, यहाँ पे एसटीटी भी बहुत लोग क्रैक किए हुए हैं और हाल फिलहाल में बीपीएससी का भी नोटिफिकेशन आया हुआ है म्यूज़िक टीचर के लिए। तो आप इसका भी तैयारी करवाते हैं मतलब, या फिर अच्छे से मतलब पूर्ण रूप से यहाँ पे हो ही जाएगा? हाँ, मेरे यहाँ से बहुत स्टूडेंट ने एसटीटी क्वालिफाई किया संगीत में, तो उन लोगों के लिए पेपर 1 और पेपर 2 भी बहुत सारे लोगों ने क्वालिफाई किया। तो उन लोगों की तैयारी हो रही है, बाहर में भी क्लास सैटरडे संडे हम क्लास देते हैं उन लोगों को बीपीएससी के लिए, क्योंकि बीपीएससी मैं खुद भी क्रैक किया हूँ अभी रिसेंटली, तो संगीत में तो उन लोगों की कक्षाएं चल रही है बाहर में अभी उन लोगों की कक्षाएं चल रही है। तो ये थी सारा म्यूज़िक का नॉलेज कि आपको एंटर कैसे करना है, जॉब कैसे पाना है और आप अपने हिसाब से इंटरेस्ट के हिसाब से इसमें आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच सर।